नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। देश में चौरी चौरा घटना की 100वीं वर्षगांठ पर समारोह आयोजित किया गया। WHO ने कोविड-19 के संदर्भ में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अपशिष्ट के वैश्विक विश्लेषण पर रिपोर्ट जारी की। बदलती जलवायु परिस्थितियों में हिंद महासागर क्षेत्र में चरम पवन लहरों से युक्त जलवायु का अनुमान लगाया गया। संसदीय स्थायी समिति ने ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों की सुरक्षा के लिए विनियामक ढांचे के निर्माण पर रिपोर्ट जारी की। पेट्रोलियम मंत्री ने भारत में तेल एवं गैस उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने पर विचार व्यक्त किए और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हैक प्रूफ क्वांटम संचार का सफल परीक्षण किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। इस अंक की पहली खबर पेपर 1 के टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है और ये खबर जुड़ी है चौरी चौरा घटना से। आपको बता दें कि चौरी चौरा घटना को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में देश में चौरी चौरा घटना की 100वीं वर्षगांठ के लिए समारोह आयोजित किया गया। ऐसा माना जाता है कि चौरी चौरा की घटना ने देश के स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा दी थी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान घटित हुई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इस घटना में कम से कम 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना की शुरुआत पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की पिटाई, गिरफ्तारी और हिरासत से हुई थी। अंग्रेजों ने 228 लोगों पर हत्या का मुकदमा चलाया था। इनमें से 19 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था, जबकि 110 की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। इस सजा को कम करवाने में बाबा राघव दास और मदन मोहन मालवीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने लगभग 150 स्वतंत्रता सेनानियों को मौत की सजा से बचाया था। चौरी चौरा की घटना का प्रभाव ये हुआ कि गांधी जी का ऐसा मानना था कि लोग उस समय तक अहिंसक आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बारदोली प्रस्ताव पारित किया। इसमें किसानों और काश्तकारों को लगान का भुगतान करने के लिए कहा गया था। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। असहयोग आंदोलन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने की वजह से जनता में असंतोष को बढ़ावा मिला और इसी वजह से क्रांतिकारी उग्रवाद का उदय हुआ। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चौरी चौरा की घटना एक ऐतिहासिक मोड़ थी। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के संदर्भ में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अपशिष्ट के वैश्विक विश्लेषण पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कोविड-19 स्वास्थ्य देखभाल के कारण उत्पन्न अतिरिक्त अपशिष्ट की मात्रा का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और उनकी कमियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 30% स्वास्थ्य देखभाल केंद्र मौजूदा अपशिष्ट भार के प्रबंधन में सक्षम नहीं है। अल्प विकसित देशों में ये 60% तक है। कोविड-19 से उत्पन्न अतिरिक्त अपशिष्ट का प्रबंधन तो पहले ही इनकी क्षमता से बाहर है। कोविड-19 महामारी की वजह से दोहरा बोझ उत्पन्न हो गया है। एक ओर जहां अपशिष्ट में वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर अपशिष्ट प्रबंधन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता में कमी आई है। अनुचित तरीके से प्रबंधित लैंडफिल्स और अपशिष्ट निपटान स्थलों के पास रहने वाले समुदाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट में इस अपशिष्ट को प्रबंधित करने के लिए कई सिफारिशें भी दी गई हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुछ अभिनव समाधानों की सिफारिश की गई है। इनमें शामिल है टिकाऊ पैकेजिंग और पीपीई किट का तर्कसंगत उपयोग, मुख्यतः नवीकरणीय सामग्री से निर्मित पीपीई किट का प्रयोग, दोबारा से उपयोग किए जाने वाले ग्लव्स, एप्रिन और मास्क का उपयोग। वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक दानदाताओं, लॉजिस्टिक्स, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण तथा स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े अपशिष्ट एवं पर्यावरण अभिकर्ताओं के बीच समन्वय को मजबूत करने की सिफारिश की गई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर की सिफारिशों में कहा गया है कि सतत स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित अपशिष्ट मानकों और प्रथाओं को अपडेट, कार्यान्वित और विनियमित किया जाना चाहिए। साथ ही पुनर्चक्रण बाजार में निवेश किए जाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में व्यवहार परिवर्तन का भी समर्थन किया गया है। उदाहरण के लिए पीपीई का एकल उपयोग और अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उचित ढंग से प्रयोग और व्यवहार्य हो तो फिर से उपयोग किया जाना चाहिए। वहीं सुविधाओं में सुधार के लिए रिपोर्ट में सुरक्षित और संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन की सिफारिश की गई है। साथ ही अपशिष्ट श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन
और निवेश में सुधार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। और अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कार्रवाइयों की प्राथमिकता पर आधारित अपशिष्ट अनुक्रम की बात करें तो इसमें कहा गया है कि यदि उत्पाद गैर अपशिष्ट है तो उसके निवारण और दोबारा उपयोग की तैयारी करनी चाहिए। वहीं अपशिष्ट के संबंध में कहा जाता है कि पुनर्चक्रण होना चाहिए, पुनर्प्राप्ति होनी चाहिए और उसका निपटान किया जाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं मौसमी परिघटनाओं की। बदलती जलवायु परिस्थितियों में हिंद महासागर क्षेत्र में चरम पवन लहरों से युक्त जलवायु का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है। अध्ययन के मुताबिक भविष्य में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर और दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्रों में ऊंची लहरें देखी जा सकती हैं। चरम पवन लहरों से तटीय बाढ़ के खतरे में वृद्धि होगी। साथ ही तटीय बाढ़ से होने वाले प्रभाव तटरेखा की संरचना में बदलाव लाएंगे। दक्षिण हिंद महासागर के ऊपर चरम लहर की ऊंचाई लगभग 1 मीटर अधिक होती देखी गई है। उत्तरी हिंद महासागर, उत्तर पश्चिमी अरब सागर, बंगाल की उत्तर पूर्वी खाड़ी और दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रों में लहर की ऊंचाई में 0.4 मीटर की अधिकतम वृद्धि का अनुमान है। पवनों और लहरों में अनुमानित परिवर्तन समुद्र तल के दबाव में बदलाव और गर्म समुद्र के तापमान में परिवर्तन के अनुरूप है। लहरों के तेज होने के कई प्रभाव होंगे, जैसे बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, तटरेखा की संरचना प्रभावित हो सकती है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचेगा, भूजल में लवणीय जल प्रवेश कर सकता है, फसलों को नुकसान पहुंचेगा और कई तरह के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की वजह से मानव आबादी प्रभावित हो सकती है। ये गतिविधियां इस क्षेत्र में तटीय समुदायों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, जो कि पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य समुदाय है। भारत के तटीय समुदायों में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के समर्थन से एक परियोजना संचालित की जा रही है। ये पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और आजीविका के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक परियोजना है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन यानी ICZM परियोजना का संचालन किया जा रहा है। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक वास्तुकला के संरक्षण पर आधारित है। संसदीय स्थायी समिति ने ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों की सुरक्षा के लिए विनियामक ढांचे के निर्माण पर रिपोर्ट जारी की। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसद की स्थायी समिति ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष यानी आमासर अधिनियम 1958 द्वारा लागू प्रतिबंध की समीक्षा करने की सिफारिश की। ये अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण के लिए उपबंध करता है। आइए बात करते हैं मौजूदा ढांचे से जुड़ी चिंताओं के बारे में। इसमें स्मारकों के आसपास के 100 मीटर क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने और 300 मीटर के दायरे में इन्हें विनियमित करने के पीछे का कोई तर्क स्पष्ट नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्कृति मंत्रालय या राज्य सरकार में कार्यरत व्यक्तियों के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में नियोजन पर प्रतिबंध है। विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में स्मारकों के आसपास अतिक्रमण की समस्या है। कुछ स्मारक अब भी केंद्र और राज्य सरकारों के संरक्षण के बाहर हैं। इन्हें स्थानीय नगरपालिका कानूनों के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। रिपोर्ट में इन चिंताओं के लिए जो सिफारिशें दी गई हैं, उसमें कहा गया है कि स्मारक की अवस्थिति के आधार पर प्रतिबंधों की समग्र समीक्षा की जानी चाहिए। इस तरह के प्रतिबंधों के पीछे तर्कों की उचित विचार करके समीक्षा की जानी चाहिए। स्मारकों के आसपास संपत्ति रखने के लिए लोगों को सक्षम बनाने के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार लागू किए जाने चाहिए। इन स्मारकों को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। ऐसे स्मारकों की देखभाल के लिए एक अलग विरासत आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। स्मारकों के संरक्षण की प्रक्रिया में नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों की भागीदारी के तरीके विकसित करने चाहिए और स्मारकों के अनुरूप संरक्षण योजनाएं बनाई जानी चाहिए। और अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हैक प्रूफ क्वांटम संचार का सफल परीक्षण किया। हाल ही में इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने हैक प्रूफ संचार प्रणाली बनाने के लिए क्वांटम एंटेंगलमेंट का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। ये उपग्रह आधारित संचार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें क्वांटम सिक्योर टेक्स्ट साझा करने, इमेज ट्रांसमिशन और क्वांटम असिस्टेड 2-वे वीडियो कॉलिंग के लिए एक चैनल का निर्माण शामिल है।
ये प्रयोग 300 मीटर की दूरी पर स्थित 2 इमारतों के बीच किया गया था। क्वांटम संचार डेटा की सुरक्षा के लिए क्वांटम भौतिकी के नियमों का प्रयोग करता है। क्वांटम फिजिक्स क्वांटम स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार का अध्ययन करती है। क्वांटम स्तर यानी परमाणु और उप परमाणु के स्तर पर। इस तरह से क्वांटम संचार क्वांटम भौतिकी के 2 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। एक है सुपरपोजिशन। इसका मतलब है कि प्रत्येक क्वांटम बिट या क्यूबिट एक ही समय में 1 और 0 दोनों को प्रदर्शित कर सकता है। और दूसरा सिद्धांत है एंटेंगलमेंट का। इसमें सुपरपोजिशन में क्वांटम बिट को एक दूसरे के साथ परस्पर जोड़ा जा सकता है, यानी एक की स्थिति दूसरे की स्थिति पर निर्भर हो सकती है, चाहे वो 1 हो या फिर 0 हो। क्वांटम एंटेंगलमेंट का उपयोग क्रिप्टोग्राफी में होता है। यहाँ इसका उपयोग सेंडर और रिसीवर के लिए एक साझा सीक्रेट की बनाने में किया जाता है। इस सीक्रेट की का उपयोग केवल सेंडर और रिसीवर ही कर सकते हैं। इस की का उपयोग वे अपने संदेशों को एनकोड करने के लिए करते हैं। जब कोई सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है तो एंटेंगलमेंट निष्क्रिय हो जाता है। इससे संचार के हैक होने का पता लगाया जा सकता है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। पेट्रोलियम मंत्री ने भारत में तेल और गैस उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने का विचार व्यक्त किया। भारत ने वर्ष 2025 तक तेल एवं गैस के अन्वेषण और उत्पादन के क्षेत्र को 2 गुने से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और तेल आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना है। वर्तमान में भारत कच्चे तेल की अपनी 83% आवश्यकता को आयात के माध्यम से पूरा करता है। प्राकृतिक गैस के मामले में आयात पर निर्भरता 47% है। ओएनजीसी घरेलू स्तर पर कच्चे तेल का लगभग 61% और देश के कुल गैस उत्पादन का 71.5% उत्पादन करती है। ऑयल घरेलू स्तर पर कच्चे तेल का 10% और कुल गैस उत्पादन का 9% उत्पादित करती है। तेल गैस के अन्वेषण में आने वाली चुनौतियों की बात करें तो ये अधिक जोखिम और उच्च पूंजी निवेश वाली लंबी अवधि की उत्खनन प्रक्रिया है। इन्हें खोजने और इनका निष्कर्षण करने में अधिक समय लगता है। इनके निष्कर्षण की प्रक्रिया तकनीकी रूप से जटिल होती है। उदाहरण के लिए अत्यधिक गहरे जल क्षेत्रों से पर्यावरणीय मंजूरी, विनियामक अनुमोदन आदि में देरी की वजह से विदेशी निवेशकर्ता इसमें कम रुचि दिखाते हैं। सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों की बात करें तो हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति ने खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति के साथ मिलकर लाइसेंसिंग प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है। गैर मुद्रीकृत या छोड़ दिए गए भंडारों के मुद्रीकरण के लिए खोजे गए लघु क्षेत्र नीति की शुरुआत की गई है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और रिफाइनरियों सहित कई खंडों में 100% FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान की गई है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की गई। ये फेलोशिप वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। ये ऐसे छात्रों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं या स्वयं सहायता समूहों और नगर निगम के कर्मचारियों को मान्यता प्रदान करती है जो वैज्ञानिक तथा स्थायी रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य में लगे हुए हैं। इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति समाज को संवेदनशील बनाना है। इसके लिए युवा छात्रों और समुदाय में कार्यरत नागरिकों की भूमिका में वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे। इसके द्वारा अपशिष्ट को किसी मूल्यवान उत्पाद में बदलने के लिए अभिनव समाधान प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत की है। ये मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों को विकसित करना है, साथ ही उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करना है। ये एक छत्र यानी अम्ब्रेला योजना है। इसके तहत कई उप योजनाएं शामिल हैं। इनमें नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय युवा कोर, राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। योजना के लाभार्थियों में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा शामिल हैं। 10 से 19 वर्ष के किशोर भी कार्यक्रम के घटकों के मामले में योजना के लाभार्थी हैं। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा श्रेष्ठ योजना। शिक्षा मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ सहयोग स्थापित किया है। श्रेष्ठ का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में सरकार के विकास संबंधी हस्तक्षेपों की पहुंच को बढ़ाना
और सेवाओं की मौजूदा कमी को दूर करना है। इससे पहले अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक और अन्य संगठनों को अनुदान सहायता के रूप में जाना जाता था। श्रेष्ठ योजना 2 मोड में संचालित की जा रही है। मोड 1 के तहत अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी और मोड 2 के तहत आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले स्वैच्छिक और अन्य संगठनों द्वारा संचालित स्कूलों या छात्रावासों को अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। मोड 1 के लिए जिला प्रशासन इस योजना की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है। ग्रीन प्रोटोकॉल ये ऐसे उपायों का एक समूह है जिनके लागू होने पर अपशिष्ट में महत्वपूर्ण कमी आती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से डिस्पोजेबल के उपयोग की रोकथाम पर ध्यान दिया जाता है। इसमें कांच या स्टेनलेस या चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे फिर से उपयोग किए जाने वाले विकल्पों का प्रयोग किया जाता है। ये केरल के शुचित्वा मिशन का हिस्सा है। ये केरल की पर्यावरण सांस्कृतिक क्रांति है। शुचित्वा राज्य की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना है। इसे विश्व बैंक सहायता प्रदान कर रहा है। जैविक रूप से नष्ट होने वाला फेस मास्क। भारतीय शोधकर्ताओं ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल कोटेड एंटीवायरल फेस मास्क विकसित किया है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित नैनो मिशन परियोजना के तहत विकसित किया गया है। कॉपर आधारित नैनो कण का फ्लेम स्प्रे पायरोलिसिस प्रसंस्करण सुविधा द्वारा विकास किया गया है। फ्लेम स्प्रे पायरोलिसिस प्रक्रिया में उच्च तापमान पर पायरोलाइटिक अपघटन के माध्यम से सॉल्यूशन प्रीकर्सर का नैनो पाउडर में रूपांतरण शामिल है। चंद्रयान 3। सरकार ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन भेजेगा। पहले इसका प्रक्षेपण वर्ष 2020 के अंत या वर्ष 2021 की शुरुआत में निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसके प्रक्षेपण में देरी हुई है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर भारत की सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। ये केवल एक लैंडर रोवर मिशन द्वारा किया जाएगा। इसरो पृथ्वी के संचार के लिए मौजूदा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का उपयोग करने की भी योजना बना रहा है। चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ चंद्रमा पर वर्ष 2019 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अब भी चंद्रमा पर क्रियाशील है। ढोल या एशियाई जंगली कुत्ता। खोजकर्ताओं ने 3 दशक बाद किर्गिस्तान में ढोल को देखा है। ढोल समूह में रहने वाला जानवर है। ये एशियाई जंगली कुत्ता है। ये मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया की मूल प्रजाति है। इनकी सर्वाधिक संख्या भारत में है। ये पश्चिमी घाट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में अधिक पाए जाते हैं। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 में और IUCN में एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। इनके समक्ष खतरे हैं मानवों का प्रभाव, पर्यावास की हानि और इनके लिए उपलब्ध शिकार की कमी। गोल्डन लंगूर। हाल ही में असम के ग्रामीणों ने काकोईजाना रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड करने का विरोध किया है। ये वन्य क्षेत्र गोल्डन लंगूरों का पर्यावास स्थल है। ये विश्व के 25 सर्वाधिक एंडेंजर्ड प्राइमेट्स में से एक हैं। ये असम और भूटान के लिए स्थानिक प्रजाति हैं। ये आर्द्र सदाबहार, डिप्ट्रोकॉप, नदी तटीय और आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। कभी कभी द्वितीयक विकास के साथ ये निम्नीकृत पर्यावासों में भी मिलते हैं। इनको खतरा है वनों की कटाई और अंतः प्रजनन के साथ पृथक आबादी से। इनमें से अधिकांश असम के संरक्षित वनों से बाहर हैं। गोल्डन लंगूर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 की प्रजाति है। ये IUCN की लाल सूची में एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत हैं। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। श्री रामानुजाचार्य जी। प्रधानमंत्री भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में उनकी 216 फुट लंबी समानता की प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है। ये प्रतिमा पंच धातु से बनी है। इन पंच धातुओं में शामिल है सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। ये भद्रवेदी नामक 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है। रामानुजाचार्य का जन्म 1017वीं ईस्वी में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। वो भक्तिकालीन हिंदू धर्म के एक महान ब्रह्मज्ञानी दार्शनिक और विचारक थे। वे अलवार संतों से ज्यादा प्रभावित थे। अलवार संत 7वीं से 9वीं शताब्दी में विष्णु के उपासक थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भगवान विष्णु की गहन भक्ति था। श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसमें आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए,
हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखिए। इसी अपील के साथ विजन आईएएस की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार।